नमस्कार दोस्तों। आज की ये कथा हमें धीरे धीरे ले जाती है सन 1850 के ब्रिटिश भारत में, जहां ब्रिटिश बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट विलियम राइस भारतीय जंगलों में बिताए गए अपने शिकार अभियानों के अनुभव साझा करते हैं। ये वृत्तांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक टाइगर शूटिंग इन इंडिया से लिया गया है। आज का प्रसंग उनका 8वां शिकार अभियान है। एक ऐसा अभियान जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है, हर झाड़ी के पीछे अनकही आशंका छिपी होती है और हर दहाड़ दिल की धड़कन तेज कर देती है। लेफ्टिनेंट विलियम राइस की दृष्टि से कही गई ये कहानी केवल शिकार की नहीं है, बल्कि उस समय के भारतीय जंगलों, वन्य जीवों की आदतों और मनुष्य व प्रकृति के आमने सामने आने की एक सजीव झलक है। और दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। आपका साथ, आपकी रुचि और आपका धैर्य ही हमें ऐसी दुर्लभ, ऐतिहासिक और रोमांच से भरी जंगल कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि ब्रिटिश भारत के जंगलों से जुड़ी ऐसी ही सच्ची, रहस्यमय और खतरनाक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो आइए, बिना किसी जल्दबाजी के लेफ्टिनेंट विलियम राइस के 8वें शिकार अभियान की इस शांत लेकिन सिहरन भरी यात्रा को शुरू करते हैं। अगले 3 दिनों के दौरान लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनका शिकार दल केवल आसान चरणों में 12 मील दूर लिम्बरी तक ही आगे बढ़े। रास्ते में वे पूरे देश में शिकार करते रहे, लेकिन कोई बड़ा जानवर नहीं मिला। हालांकि उन्हें एक बैल भैंस मिली जिसे अभी अभी मारा गया था। राइस जी और उनके शिकार दल को पता था कि यह किसी बहुत बड़े बूढ़े नर बाघ का काम होगा, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कोई मामला नहीं देखा था जिसमें किसी बाघिन ने भैंस को मारा हो, सिवाय तब जब भैंस जवान या अधेड़ हो। भैंसें बेहद ताकतवर जानवर होती है और लगभग बाघों से सुरक्षित लगती है, सिवाय तब जब झुंड से दूर किसी अकेली भैंस पर हमला हो जाए। जब कोई भैंस बाघ के चंगुल में आ जाती है तो बाकी सभी भैंसें तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं और या तो बाघ को भगा देती है या बेरहमी से उसे कुचल देती है और अपने खुरों और सींगों से उसे घायल कर देती है। भैंस चराने वाले पुरुष और लड़के इस बात से भलीभांति परिचित है और निडर होकर इन बड़े जानवरों की पीठ पर बैठकर उन्हें चरागाह के लिए किसी भी दलदल या घने जंगल में ले जाने में जरा भी संकोच नहीं करते, भले ही उन्हें यह अच्छी तरह पता हो कि उसी जगह बाघ भी छिपा हो सकता है। भैंसों का झुंड पानी पीने के लिए नदी के किनारे आता है और दिन की तेज गर्मी में घंटों पानी में डूबा रहता है, भीगता है और जुगाली करता है। उनकी केवल आंखें और नाक ही दिखाई देती है। वे अनगिनत मक्खियों आदि की झंझट से पूरी तरह मुक्त रहते हैं, जो अन्यथा उन्हें परेशान करती। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी ने एक बार एक चुंड को उस बाघ के खून की गंध से बेहद उत्तेजित होते देखा, जिसे उन्होंने कुछ ही मिनट पहले गोली मारी थी और जो आसपास की झाड़ियों पर भरपूर मात्रा में बिखरा हुआ था। दहाड़ते हुए वे तुरंत घने जंगल में घुस गए, चारों ओर की झाड़ियों को कुचलते हुए और अपने सींगों से रास्ते में आने वाली हर चीज पर बेतहाशा प्रहार करते हुए। जगह इतनी घनी थी कि राइस जी और उनका शिकार दल दुविधा में थे और सोच रहे थे कि क्या करें। तभी उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने इन मवेशियों को पानी पीने आते देखा। वे उन्हें उस जगह तक ले गए जहां बाघ को आखिरी बार झाड़ियों में घुसते देखा गया था, और फिर खूब गुर्राने, जोर जोर से दहाड़ने और जमीन पर पैर पटकने के बाद वे पूरी ताकत से घने जंगल में घुस गए। राइस जी और उनका शिकार दल थोड़ी दूरी पर उनके पीछे पीछे गए और उसके खून से पता चला कि बाघ आगे झाड़ियों के दूसरे हिस्से में चला गया था। उन्होंने भैंसों को आपस में लड़ते झगड़ते वहीं छोड़ दिया, जिससे उनके चरवाहों को बहुत गुस्सा आया, जिन्हें उन्हें फिर से जंगल से बाहर निकालने में बहुत मुश्किल हुई। गायों का व्यवहार इससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वे बाघ की पहली दहाड़ सुनते ही बेहद भयभीत होकर पूंछ ऊपर और सिर नीचे करके भाग जाती है
और जब तक वे अपने डर के स्थान से दूर नहीं चली जाती, तब तक भागती रहती हैं। नहीं वे अपने झुंड के किसी ऐसे सदस्य की मदद करती हैं जिसे बाघ ने पकड़ लिया हो। बाघ को अच्छी तरह पता होता है कि मवेशी रोजाना कहाँ चरने जाते हैं, इसलिए वह पास ही के किसी घास के मैदान में छिप जाता है और मवेशियों के उसके छिपने की जगह से गुजरने का इंतजार करता है। फिर वह दहाड़ते हुए अचानक उठ खड़ा होता है और अपने अगले पंजों से उस बदकिस्मत बैल के सिर, गर्दन या कंधे पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह शिकार का गला फाड़कर अपने दांतों से बने घाव से तेजी से बहने वाले खून को चूसता है, या यूं कहें कि चाटता है। जब ये भोजन समाप्त हो जाता है और यदि कोई बाधा न हो तो वह आमतौर पर कुछ 100 गज की दूरी पर स्थित किसी छायादार झाड़ी में चला जाता है और शाम की ठंडक का इंतजार करता है, जब वह चुपके से बाहर निकलकर गोमांस खाने लगता है। हमेशा अपने भोजन की शुरुआत कूल्हे से करता है और सिर की ओर बढ़ता जाता है। बाल, चमड़ी, हड्डियां, आंतें और मांस सब कुछ बारी बारी से निगल जाता है और वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि लगभग आधा बैल गायब न हो जाए, सिवाय इसके कि पास ही मौजूद किसी जल स्रोत पर बार बार जाना पड़े। भोजन करते समय वह धीमी गुर्राहट भरी आवाज निकालता रहता है। इस प्रकार भोजन समाप्त करने के बाद बाघ संभवतः अगले 3 दिनों तक किसी एकांत स्थान पर लेटा रहेगा, पानी पीने के अलावा कहीं नहीं हिलेगा, जब तक कि उसका अंतिम भोजन अच्छी तरह से पच न जाए और दोबारा उसकी भूख न जाग जाए। जैसे ही किसी बैल को मारा जाता है, लगभग तुरंत ही चारों ओर से गिद्ध इकट्ठा होने लगते हैं। वे किसी न किसी तरह अपनी दृष्टि या सूंघने की शक्ति से इस हत्या को भांप लेते हैं, जो असाधारण रूप से शक्तिशाली होनी चाहिए। सियार भी किसी न किसी तरह इस तथ्य से भली भांति अवगत हो जाते हैं, क्योंकि वे भी मौके पर इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन वे और गिद्ध दोनों ही बाघ के भोजन समाप्त होने तक शिष्टतापूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। गिद्ध धैर्यपूर्वक पास के किसी पेड़ पर बैठे रहते हैं, सियार सम्मानजनक दूरी पर बैठ जाते हैं। बाघ के भोजन करने के बाद मृत बैल के बचे हुए हिस्से के लिए होड़ मच जाती है। सियार गिद्धों को भगाते हैं और उन पर झपट्टा मारते हैं जब गिद्ध मांस या आंत का कोई टुकड़ा चुराने की कोशिश में उनके पास से गुजरते हैं, और यह सब बेहद हास्यास्पद तरीके से होता है। किसी न किसी तरह पक्षी हमेशा सियारों के उन पर किए गए हिंसक हमलों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। ये कुत्ते शायद आराम से कुतरने के लिए कुछ हड्डियां लेकर चले गए होंगे। तभी गिद्ध पूरी लगन से टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते मांस का एक एक टुकड़ा चट कर जाते हैं। केवल हड्डियां ही सुंदर ढंग से बची रहती हैं। ऐसे भोज के बाद वे अक्सर इतने तृप्त हो जाते हैं कि उठना या उड़ना बिल्कुल असंभव हो जाता है। चरवाहे अक्सर बाघ से बड़ी चतुराई से बदला लेते हैं। बाघ की ये आदत भली भांति जात होती है कि वह मारे गए बैल के पिछले हिस्से को खाना शुरू कर देता है। चरवाहा, जो शायद पास के किसी पेड़ से उसकी हरकतों को देख रहा होता है, चुपचाप नीचे उतरता है और अपने चाकू से मरे हुए बैल के पिछले हिस्से में कई लंबे घाव कर देता है। इन घावों में वह पिसे हुए आर्सेनिक की एक निश्चित मात्रा और एक विशेष लाल बेर के बारीक पीसे हुए पाउडर को रगड़कर या रखकर उसे अपने शिकार पर डाल देता है। हमेशा की तरह बाघ शाम ढलते ही अपने ठिकाने से भोजन करने के लिए बाहर आता है और मांस के हर निवाले के साथ अनजाने में कुछ मात्रा में जहर निगल लेता है। इससे उसे अत्यधिक प्यास लगती है और वह पास की किसी नदी के किनारे चला जाता है, जिसे वह शायद ही कभी छोड़ता है, और तब तक पीता रहता है जब तक कि वह लगभग फटने की स्थिति में न पहुंच जाए। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी को बेहद गुस्सा आया जब एक बूढ़े चरवाहे ने बड़े हर्षोल्लास से दिखाया कि कैसे उसने अपने दुश्मनों बाघों से बदला लिया। उसने हाल ही में 3 बाघों को जहर देकर मार डाला था और उनके अवशेष 3 अलग अलग तालाबों में एक निश्चित दूरी के भीतर बिखरे पड़े थे। जाहिर है, एक बाघ शिकारी होने के नाते राइस जी को उसकी सफलता पर प्रसन्नता दिखानी पड़ी, जबकि उसके कारण हुए शिकार के नुकसान से उन्हें बहुत दुख हुआ था।
फिर भी यह एक आम रिवाज है कि जब कोई बाघ किसी बैल को मार डालता है तो मालिक तुरंत किसी ऊंचे पेड़ पर शाखाओं को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक चबूतरा बनाते हैं जहां से वह मृत बैल दिखाई देता हो, और वहां से वह चुपचाप भरी हुई बंदूक लेकर बाघ के शाम को प्रकट होने का इंतजार करते हैं ताकि वे उस पर सुरक्षित रूप से निशाना लगा सके। हालांकि वे बाघ को जान से मारने में बहुत कम ही सफल होते हैं क्योंकि इस्तेमाल की जाने वाली गोली बहुत छोटी होती है। लेकिन अगर वह बाघ उस गोली से केवल घायल हो जाता है तो बाघ के जल्द ही मरने की बहुत अधिक संभावना होती है क्योंकि मक्खियों के झुंड के कारण घाव में बहुत कम समय में कीड़े पड़ जाते हैं। फिर भी कभी कभी वे इन घावों से ठीक भी हो जाते हैं क्योंकि राइस जी और उनके शिकार दल ने कई बार बाघ की खाल उतारते समय उसके शरीर में लंबे समय से धंसी हुई पुरानी बंदूक की गोलियां निकाली हैं जो ज्यादातर सतह से बहुत कम नीचे होती है। भालुओं के मामले में इन गोलियों का केवल त्वचा को भेदना एक बहुत ही आम बात थी। संभवतः इन भालुओं को उन लोगों ने गोली मारी थी जो रात में अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे ताकि सुअरों को दूर रखा जा सके। किसानों की चीख पुकार और पश्चाताप भरे नारों के बावजूद मक्का और गन्ने के खेतों में भयानक तबाही मची हुई थी। देसी बारूद बहुत ही घटिया और खराब गुणवत्ता का था और उन किसानों के पास पुरानी मैचलॉक वाली बंदूकें थी जिनकी गोलियों का असर भालू जैसे कठोर जानवरों पर बहुत कम होता था। यहां तक कि राइस जी और उनके शिकार दल की अपनी राइफल की गोलियां भी इन जानवरों के शरीर से आर पार नहीं निकल पाती थीं। खाल उतारते समय अक्सर गोलियां चपटी हुई और उसी तरफ चिपकी मिली जहां से वे शरीर में घुसी थी। ये सभी गोलियां हाल ही में चलाई गई थी क्योंकि एक बार को छोड़कर उन्होंने कभी किसी ऐसे बाघ या भालू को नहीं मारा जो उनकी बंदूकों से लगी चोटों से उबर गया हो। वास्तव में हर उस जानवर को जिसे केवल घायल बताया गया हो मरा हुआ ही माना जा सकता है। इसका एकमात्र अपवाद एक बाघिन थी जिसकी छाती में त्वचा के ठीक नीचे एक गोली पूरी तरह से चपटी होकर धंसी हुई थी जहां वह स्पष्ट रूप से काफी समय से फंसी हुई थी। यह गोली पहले किसी पत्थर से टकराई थी और फिर बाघिन पर उछली थी जिसे उसे बहुत मामूली चोट आई। इसके आकार से स्पष्ट था कि यह कोई मैचलॉक राइफल की गोली नहीं थी। लेकिन जिस स्थान पर राइस जी ने इस बाघिन को मारा था वहां उन्होंने पहले कभी किसी बाघिन को घायल नहीं किया था। और दूसरी बात यह कि राइस जी के पास उस वक्त की बेहतरीन राइफल फ्लिंटलॉक राइल थी जिसका इस्तेमाल वह शिकार करने के लिए करते आ रहे थे। इसलिए यदि गोली उनकी थी तो उसने काफी लंबी दूरी तय की होगी। अपना सामान लिमरी भेजने के बाद लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनका शिकार दल 9 अप्रैल को लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित एक प्रसिद्ध जंगल की खोज में निकल पड़ा जिसके बारे में उन्होंने सुना था। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि यह स्थान खोकी नामक शानदार घाटी की ही एक शाखा या विस्तार मात्र था। वहां कई गिद्ध मंडरा रहे थे जिसे उन्हें पता चला कि हाल ही में किसी पालतू जानवर को जंगली जानवरों ने मार डाला था। इस जंगल की खोज शुरू करते ही लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनके शिकार दल को एक बहुत बड़ा बाघ दिखाई दिया, लेकिन वह जानवर किसी भी कीमत पर उनकी इच्छित दिशा में जाने को तैयार नहीं था और वह अपनी जगह पर ही डटा रहा और उन पर भयानक दहाड़ लगाई। इसलिए उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए इस उम्मीद में कि बाघ को दूसरी दिशा में छिपने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी उद्देश्य से अतिरिक्त बंदूकें और पानी की थैली ले जाने के लिए 3 भील घोड़ों को साथ लेकर वे ऊपरी छोर से होते हुए पार करने की कोशिश कर रहे थे। खतरे की चेतावनी एक तेज सी थी। वह खाई में लगभग छिप गया था। तभी अचानक एक आदमी ने अपनी सामान्य सीटी बजाई। सौभाग्य से उसकी नजर उनके रास्ते में ही ऊंची घनी हरी सरकंडों के बीच सोए हुए एक बाघ पर पड़ी। लिटिल जो आगे था अनजाने में ही उस जानवर पर पैर रखने ही वाला था।
लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनका शिकार दल जल्दी से और चुपचाप सरकंडों के झुंड के ऊपर एक टीले पर कुछ कदम पीछे हट गया। यहां अतिरिक्त तोपों को अपने पैरों के पास रखकर और आदमियों को पीछे भेजकर उन्होंने तुरंत सोए हुए बाघ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वह इतनी बेरहमी से जगाए जाने पर भयानक दहाड़ों के साथ उछल पड़ी, लेकिन गोलियां इतनी तेजी से गिरी कि वह ठीक से जाग भी नहीं पाई। बार बार परेशान होने से पहले ही उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। एक बार जब वह उनके काबू में आ गई तो कुछ और गोलियों ने उसे खत्म कर दिया। वे उससे केवल 7 या 8 गज की दूरी पर थे, इसलिए एक भी निशाना चूकने की संभावना नहीं थी। ये जानवर एक बेहद ठंडी और सुंदर जगह पर लेटा हुआ था। हरे सरकंडों के घने छायादार हिस्से से एक छोटी सी धारा बह रही थी। जहां उसने सोने का चुनाव किया था, उसकी त्वचा एक तरफ से गीली थी। उन्होंने फिर से उस बूढ़े बाघ को भगाने की कोशिश की जिसका उन्होंने पहले शिकार किया था, लेकिन उसे सामने लाना अब भी असंभव था। इसलिए वे वापस लौटे और जिस बाघ को उन्होंने अभी मारा था उसकी खाल वहीं उतार दी। वह एक शानदार बाघिन थी और उस पर बहुत सुंदर निशान थे। इस कठिन काम के बाद लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी और उनका शिकार दल अपने तंबू की ओर घोड़ों पर सवार होकर निकले और अंधेरा होने तक वहां पहुंच गए। 10 तारीख को उनके तंबू से लगभग 1 मील दूर बाघ के ताजे पदचिह्न मिलने पर वे उसके मालिक की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने दिन भर नदी के किनारे के कई घने अलग अलग हिस्सों में छानबीन की जो उस समय लगभग सूखी हुई थी। आखिरकार उनके साथियों ने उस बाघ को कुछ ऊंची घास से बाहर निकाला जो उस जगह से कम 6 मील दूर था जहां उन्होंने पहली बार इस जानवर की तलाश शुरू की थी। हालांकि उन्हें लगातार उन झाड़ियों में उसके ताजे पदचिह्न मिलते रहे जिन्हें उन्होंने अभी अभी छानबीन की थी, जिससे यह साबित हुआ कि वह जरूर चल रहा होगा। पिछली रात से ही वे इस बाघ को देख नहीं पाए थे, दुर्भाग्यवश, क्योंकि जब वह आखिरकार मिला तब तक मौसम ठंडा हो चुका था और वह उनके ठिकाने से दूर एक खुले मैदान में भाग गया। उनके आदमियों के उसे ढूंढने से ठीक पहले उसने एक गर्भवती गाय को मार डाला था और बस उसका खून पीकर भाग गया था। उसके पंजों के निशान जहां उसने अपने शिकार की गर्दन पर वार किया था साफ दिखाई दे रहे थे और काफी दूर तक फैले हुए थे, जिससे पता चलता है कि वार करते समय बाघ का पंजा कितना चौड़ा खुलता होगा। ये जानवर अपने द्वारा मारे गए और बर्बाद किए गए मवेशियों की संख्या के लिए कुख्यात और बेहद नफरत का पात्र था। एक बार एक आदमी ने पेड़ पर छिपकर एक बैल के मृत शरीर पर पहरा दिया था और उस पर अनाड़ीपन से गोली चलाई थी, जिससे वह मामूली रूप से घायल हो गया था। इसके बाद से इस जानवर ने मारे गए मवेशियों का खून पीकर ही उन्हें खाने की आदत बना ली थी और फिर कभी उनके मृत शरीरों पर जाकर मांस नहीं खाता था। इस तरह वह कभी कभी अलग अलग जगहों पर एक ही दिन में कई गायों को मार डालता था। घर लौटते समय राइस जी और उनके शिकार दल ने शिकारियों के खाने के लिए कुछ चीतुल हिरणों का शिकार किया और देर रात और अंधेरा होने के बाद ही वापस लौटे। अगली सुबह वे अपने तंबू से 3 मील दूर स्थित कोकी घाटी को पार करने के लिए जल्दी निकल पड़े। अपनी जगह लेने के लिए बाकी लोगों से आगे जाते समय उन्हें अचानक एक बाघिन अपने 3 अधेड़ शावकों के साथ दिखाई दी। उन्होंने गोली चलाई और बूढ़ी बाघिन को घायल कर दिया, जिसके बाद वह तुरंत घने जंगल में गायब हो गई। फिर उन्होंने अपना ध्यान उन 3 शावकों पर केंद्रित किया जो वहां हो रहे शोर शराबे को देखकर इतने हैरान थे कि अपनी मां का पीछा नहीं कर रहे थे। उन्होंने तीनों को घायल कर दिया, लेकिन केवल एक को ही मार गिराया, क्योंकि वे इतने घने जंगल में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, ये जानते हुए कि उस समय उसमें 3 और घायल बाघ मौजूद थे। उन्होंने पूरे दिन बाघिन को अकेले भगाने की कोशिश की, पत्थर फेंके और अंदाजे से गोलियां चलाई, लेकिन वह अपने बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। 2-3 बार उन्हें उसकी झलक मिली, बस एक पल के लिए, जब वह उन्हें अपने पीछे आने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। वे खाई में ऊपर की ओर जाकर उन्हें पुकारते रहे, लेकिन गोली नहीं चला सके।
अगले दिन वे उस घायल बाघिन को ढूंढने गए, जिसके बारे में उनका मानना था कि इस जगह पर इलाज के बाद वह किसी दूसरी खाई में चली गई होगी। खाई के एक किनारे पर बनी एक खड़ी चट्टान से नीचे गहरी खाई में झांकने पर उन्हें एक बड़ा बाघ तेजी से उनके नीचे भागता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने गोली चलाई, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। बाघ पर गोलियों की आवाज सुनकर सामने वाली गुफा से एक भालू बाहर निकला, तो उन्होंने उस पर भी कुछ गोलियां चलाई। लेकिन तभी उन्हें एक और बेहतर शिकार नजर आया और वे उस बड़े बाघ के पीछे दौड़ पड़े। बाघ को पकड़ने की उम्मीद में आधे मील से ज्यादा दौड़ने के बाद लिटिल कुछ बंदरों की गालियां सुनकर रुक गया। जिस खड़ी चट्टान के किनारे से वे दौड़ रहे थे, उसके नीचे झांकने पर उसने बाघ को लगभग 10 गज की दूरी पर धीरे धीरे अपने ठीक नीचे चलते हुए देखा। उसने तुरंत उस जानवर के कंधों के बीच एक गोली मारी, जिससे वह बिना कराह के लुढ़क गया। ये सुनिश्चित करने के लिए एक दो और गोलियां चलाई गई, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ी। पहली गोली चलाने और उसके बाद के रोमांच में वे उस भालू के बारे में पूरी तरह भूल गए थे, जिसे उन्होंने पहले गोली मारी थी। लेकिन अब उनके साथियों ने जोर से आवाज लगाई कि वह भी उनकी तरफ आ रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर सचमुच भालू लगभग 40 गज की दूरी पर उनकी ओर बढ़ रहा था। वे उससे मिलने के लिए आगे बढ़े और उस पर 4 गोलियां चलाई। भालू अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा हो गया और घबराहट में एक छोटे पेड़ को पकड़कर इतनी जोर से हिलाया कि वह टूट गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वह फिर से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। वे उसके पीछे दौड़े, तेजी से गोलियां भरते हुए फायर करते रहे। आखिरकार कई गोलियों के बाद उसे भी मार गिराया गया। उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था जो इतनी आसानी से इतनी गोलियां झेल सके। वह एक भयानक और बहुत बूढ़ा भालू था। उसका एक दांत टूटा हुआ था और उसके जबड़े तक पूरी तरह से छिल चुके थे। बाघ भी बड़ा और शानदार था, जिसकी लंबाई 11 फीट 6 इंच थी और वह बहुत तगड़ा था। उन्होंने अपने एक ऊंट को बुलवाया और दोनों जानवरों के शवों को अपने तंबू तक लाए। सूर्यास्त से पहले उनकी खाल उतारी गई और उन्हें खूंटियों से बांध दिया गया। पहले तो ऊंट ने इतना नया बोझ उठाने से मना किया, लेकिन उसकी आंखों पर कपड़ा बांधकर और थोड़ा फुसलाकर शिकार को दोनों तरफ टांगने में वे सफल हो गए और दिन भर के शिकार से संतुष्ट होकर तंबू की ओर लौट पड़े। अगली सुबह तड़के वे उस बाघिन का पीछा करने निकले जिसे 11 अप्रैल को घायल किया गया था। वे उसे देख पाए, लेकिन वह उनकी पहुंच से बहुत दूर थी, क्योंकि वह अपने एक शावक के साथ एक खड़ी पहाड़ी पर जा रही थी। दूसरा शावक संभवतः अपने घावों के कारण मर चुका था। उन्होंने उसका पीछा किया और फिर से या तो उसी बाघिन या किसी दूसरी बाघिन को डराया। लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी को गोली तो बचलानी पड़ी जब भाग रही थी। गोली उसके पिछले हिस्से के पास लगी और उसने जोर से धाड़ मारी। दिन ढलने के कारण पीछा करना संभव नहीं रहा। 14 तारीख को उन्होंने उस बाघिन को मारने का एक और प्रयास किया जिसका वे पिछले 3 दिनों से पीछा कर रहे थे। वे उसे उसी इलाके में पा, लेकिन इस बार वह बेहद सतर्क थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी और लगभग हर कदम पर रुककर चारों ओर देख रही थी। आखिरकार उसने उन्हें उस टीले पर देख लिया जहां वे लेटे हुए थे। वह उन्हें साफ देखने के लिए देर तक घूरती रही। तभी राइस जी ने गोली चला दी। गोली उसके गले या छाती में लगी और वह जोर जोर से दहाड़ती हुई घने जंगल की ओर भाग गई। दूसरा निशाना नहीं लग पाया। थोड़ी देर बाद लिटिल ने उसे झाड़ियों के किनारे बने एक छोटे तालाब में पानी पीते हुए देखा। उसकी जीभ से पानी चाटने के कारण पानी पर बने छल्लों ने सबसे पहले उसका ध्यान खींचा। उसने तुरंत उसकी पसलियों में गोली मारी, जिसके बाद वह उछलकर झाड़ियों में वापस चली गई। उन्होंने जंगल के उस हिस्से में बड़े बड़े पत्थर फेंके और अंदाजे से कई गोलियां चलाई, लेकिन बाघिन दिखाई नहीं दी। कुछ आदमियों को पेड़ों पर निगरानी के लिए तैनात किया गया और फिर सब मिलकर झाड़ियों में घुसे, जोर जोर से शोर मचाते हुए आगे बढ़े। आधे रास्ते पर पहुंचते ही बाघिन भयानक दहाड़ के साथ उनके पैरों के पास से उछली
और उसी दिशा में भाग गई जहां से पहले भगाई गई थी। झाड़ियां इतनी घनी थी कि वह दिखाई नहीं दी। हालांकि जब उसे दो चट्टानों के बीच से बाहर निकाला गया, तब वह उनसे 3 कदम से भी कम दूरी पर थी। वहां बहुत सारा खून था, जिससे यह साफ हो गया कि वह जल्द ही मर जाएगी। अंधेरा हो जाने के कारण आगे तलाश संभव नहीं थी और उन्हें लौटना पड़ा। आज जब वे नदी के किनारे छिप कर लेटे थे, तभी वह बाघिन दिखाई दी। 3 बड़े भालू उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई, क्योंकि ऐसा लगा कि भालुओं ने उन्हें देखा ही नहीं। इलाका छोड़ने से पहले उन्होंने उस भालू को फिर देखा जिसे 13 अप्रैल को घायल किया गया था, लेकिन वह भाग गया और केवल दूर से ही उस पर गोली चलाई जा सकी। 1-2 गोलियों पर वह जोर से गुर्राया। राइस जी को विश्वास था कि जिस बाघिन पर बार बार गोली चलाई गई थी, वह लंबी खोकी घाटी में कहीं मरी हुई या मरणासन अवस्था में पड़ी होगी। इसलिए राइस ने अपने 3 कुत्तों, जिनमें 2 ग्रेहाउंड और तीसरे बेचारे वुल, को खोज में मदद के लिए साथ ले लिया। दुख की बात है ये रही कि किसी अज्ञात कारण से बेचारा वुल एक गहरी खाई के किनारे से फिसल कर गिर गया और उसकी खोपड़ी फट गई, जिस कारण उसकी तुरंत ही मौत हो गई। लेकिन उन्हें वह बाघिन नहीं मिली। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट विलियम राइस जी का यह 8वां शिकार अभियान यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन अगर आपको विलियम राइस जी के ये शिकार अभियान पसंद आ रहे हो, तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि उनकी पुस्तक में अभी और भी कई रोमांचक अभियान बाकी है, जो आपको साहस, खतरे और रहस्य से भर देंगे और आपको फिर से ब्रिटिश भारत के उसी दौर, उन्हीं घने जंगलों और उसी सन्नाटे भरे माहौल में ले जाएंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही सच्चे, ऐतिहासिक और रोमांचक शिकार अभियानों की कहानियां हम आपके लिए लगातार लाते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी प्यारे श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखना और फिर मिलेंगे एक नई खतरनाक और रहस्यमय कहानी के साथ। शुभ रात्रि।